सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जो ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। हाँ, आज हम क्लास 9 में भारत के समकालीन विश्व का जो आपकी जो बुक है उसका लेसन नंबर 2 का अध्ययन करेंगे। उसमें आता है क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। जो फ्रांस में जो क्रांति चल रही है उसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या क्या क्रांति के कारण रहे, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। आपने जैसे पहले चैप्टर में पढ़ा है कि फ्रांसीसी क्रांति के पहले वहाँ का जो वर्ग जो समाज है वो 3 भागों में बटा हुआ था। पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और उसके बाद जनसाधारण वर्ग। ऐसे करके फ्रांस को 3 भागों में बांट रखा था। उसके बाद क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, पहला क्या रहा। फ्रांसीसी जो सम्राट था लुई 16वें, उसने 5 मई 1789 को नए करों का प्रस्ताव रखा। नए कर उसने चालू किए और जेनरोल की बैठक बुलाई। उसने 5 मई 1789 को नए करों का प्रस्ताव अनुमोदन किया। उसके बाद उसने जेनरोल की बैठक बुलाई। पूरी सभा द्वारा मतदान अपनी मांग को अस्वीकार होने पर विरोध जताने बाहर चले गए। उसके बाद 20 जून 1789 को ये लोग वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने स्वयं को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। उसके बाद शपथ ली सम्राट की शक्तियों को कम करने का वाला संविधान बनाने की असेंबली में भंग नहीं होगी। सम्राट की जो शक्तियां मिली हुई थी लुई 16वें को, उसको भंग करने का संविधान में प्रस्ताव पारित किया गया। उसके बाद महंगाई के कारण, जो तीसरा कारण था महंगाई के कारण जनता भी आंदोलन कर रही थी। जो महंगाई बढ़ती जा रही थी उसके कारण जो जनता थी, आम जनता थी, वो भी आंदोलन के रास्ते पर उतर चुकी थी। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया। जैसे कि यह पॉइंट पहले भी आया था कि सम्राट ने पेरिस में घुसने के लिए सेना को आदेश दे दिया था। ऐसी स्थिति में क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई 1789 को बास्तिल पर धावा बोलकर उसे नेस्ता नाबूद कर दिया, बिल्कुल मिट्टी मैदान कर दिया। 14 जुलाई 1789 को बास्तिल पर धावा बोलकर उसने बिल्कुल मिट्टी मैदान कर दिया। चौथा कारण हुआ कि लुई 16वें ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। यह मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब संविधान का अंकुश होगा, मतलब कानून का अंकुश होगा। 4 अगस्त 1779 की रात असेंबली ने करों और कर्तव्यों की बंधता वाली सामंती व्यवस्था का उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। जो कर लगे हुए थे सारे, उन सारे करों को समाप्त करने का आदेश पारित कर दिया। जो पादरी वर्ग के लोगों के लिए विशेष अधिकार छोड़ने के लिए विवश किया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिए गए। उसके बाद चर्च में स्वामित्व वाली भूमि भी जब्त कर ली। जो चर्च की जो भूमि थी पादरी वर्ग के लोगों के पास, वो भी सारी जब्त कर ली गई। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र कैसे बना। फ्रांस जो था वो संवैधानिक रूप से राजतंत्र बन गया। नेशनल असेंबली में सन 1791 में संविधान का प्रारूप जो था वो पूरा हो गया। जो संविधान बनने वाला था वो पूरी रूप से तैयार हो चुका था। सम्राट की शक्तियों को पूर्ण रूप से संविधान कानून बनाने के लिए शुरू कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद जो हुआ, लेकिन नेशनल असेंबली के चुनाव सभी नागरिकों को मतदान अधिकार प्राप्त
नहीं था। उसमें एक जो नियम रखा गया कि जो चुनाव में सभी नागरिकों को पूर्ण रूप से पूरा अधिकार नहीं दिया गया। योग्यता प्राप्त करने पर ही चुनाव के पूरे पूरे विशेष अधिकार प्राप्त किए गए। फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना कैसे हुई उसके बारे में देखिए। 1791 के संविधान के सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुआ। 1791 में जो संविधान बना उसमें जो अमीर वर्ग के जो लोग थे उनको ही पूरे अधिकार मिले हुए थे। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से में ये लगने लगा कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की जरूरत है। जो आम लोग थे उनको ये लगने लगा जो क्रांति चल रही है इसको और आगे बढ़ाया जाए, इससे और अधिकार अपन को अधिकार मिलते चले जाएंगे। समाज के कम समृद्ध हिस्से के लोगों ने अपने आप को संगठित कर लिया। जो आम लोग थे, जो मजदूर वर्ग के जो लोग थे, उन्होंने भी अपने आप को संगठित कर लिया। सन 1792 की गर्मियों में उन्होंने जैकोबिन के खाद्य पदार्थों घंटों तक बंधक बनाए रखा। उसके बाद 1792 में नए चुनाव कराए गए। नवनिर्वाचित असेंबली के कन्वेंशन का नाम दिया गया। जो असेंबली थी उसको कन्वेंशन का नाम दिया गया। 21 सितंबर 1792 को इसमें फ्रांस राजतंत्र का अंत हो गया। फ्रांस में एक गणतंत्र राज्य घोषित हो गया 1792 में। लुईस ओल्वे के न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई। जो लुईस ओल्वे था उसको न्यायालय के द्वारा मौत की सजा सुनाई गई और 1793 में प्लेस डी लॉ कॉन्वर्ट ने उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। उसके बाद जो अगला टॉपिक है अपना, जो आतंक का राज जो चल रहा था वो कैसे चला उसके बारे में देखिए। 1793 से 1794 तक काल फ्रांस में आतंक का युग कहा गया। जो 1793 से 1794 तक का जो काल था वो फ्रांस में आतंक का युग कहा गया। उसके बाद देखिए अंततः 1794 में न्यायालय द्वारा रोबेस्पियर को दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन मृत्युदंड दे दिया गया। डिएस्ट्री शासित फ्रांस, जो अगला जो शासक आया उसका कैसा शासन रहा उसके बारे में देखिए। आगे देखिए जो अगला शासक आया फ्रांस में, जैकोबिन की सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। जो चुनावी रूप से जो सत्ता आई आम लोगों के पास, संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। जो संपत्तिहीन जो वर्ग थे जिनके पास कोई जमीन नहीं थी उस वर्ग को मताधिकार मतलब वोट देने का जो अधिकार होता है उससे वंचित कर दिया गया। इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था कि जिन्होंने 5 सदस्यों वाली कार्यपालिका ट्रस्टी को नियुक्त किया गया। जो अगला जो शासक था वो था डिरेक्टरी। क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? अगला जो फ्रांस में जो क्रांति हुई उसमें देखा गया, इतिहासकारों ने कहा कि क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई थी। महिलाओं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। जो महिलाएं थी वो ये जो फ्रांस की जो क्रांति चली इसमें शुरू से ही सक्रिय रूप से भाग ले रही थी। लेकिन महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 में संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। परिणाम, महिलाओं को
अनेक राजनीतिक क्लबों और अनेक राजनीतिक जो अधिकार थे उनसे वंचित रखा गया। लेकिन वो शुरू से ही क्रांति में सक्रिय रूप से भागीदारी थी उनकी। क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन के कुछ शैक्षणिक, वैवाहिक, व्यावसायिक सुधार लाने के लिए कुछ कानून लागू किए। महिलाओं के जो थे उनको जो अधिकार नहीं मिले हुए थे उनमें कानून बनाकर काफी कुछ सुधार किया गया। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं ने का संघर्ष जारी रहा। फिर भी जो उनको राजनीतिक जो अधिकार नहीं मिले हुए थे उसके लिए महिलाओं ने अपनी जो क्रांति में जो संघर्ष था वो जारी रखा। अंत में 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया। उनकी जो मेहनत थी वो रंग लाई, जो उन्होंने क्रांति कर रही थी। जो राजनीतिक जो अधिकार से वंचित रखी गई थी जो महिलाएं, उनको अपने अपने अधिकार मिल गए। दास प्रथा का उन्मूलन, जो अगला जो टॉपिक है अपना इसी में, कि दास प्रथा थी, जो गुलामी प्रथा थी, उसका उन्मूलन, उसका ह्रास, उसका पतन कैसे किया गया। उन्मूलन का मतलब होता है पतन, उसका जो ह्रास, खत्म होना, वो कैसे हुआ दास प्रथा का। 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों के सभी दासों को मुक्ति का कानून पारित किया गया। जो दास, जो गुलाम उनके पास बंदित थे, जो उनको उपनिवेश थे, कुछ राज्य, कुछ छोटे छोटे गांव, उनको मुक्त करने का कानून बना गया। 10 वर्षों के बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः प्रारंभ कर दी। उसके बाद जो नेपोलियन आया, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आपने सुना। 10 वर्षों के बाद जब नेपोलियन आया फिर बाद में, तो उसने वापस ये दो दास प्रथा थी ये वापस शुरू कर दी। 1848 में दास प्रथा का पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। क्रांति में रोजाना की जिंदगी कैसी थी उसके बारे में देखिए आप। 1789 में सेंसरशिप की समाप्ति वाला जो कानून था उसका अस्तित्व में आया तथा अधिकारों के घोषणा पत्र से भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार घोषित किए गए। इसका परिणाम यह हुआ कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार करके व्यक्त किए जा सकते हैं। किसी भी जो दो पार्टियां हैं आपस में विचार करके उनके विचार आप प्रकट किए जा सकते हैं। इससे फ्रांस के पुरुषों, महिलाओं और अनेक बच्चों में परिवर्तन आए। उसके बाद जो कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, जैसे कि 1774 में क्या हुआ। 1774 में लुई 16वें फ्रांस का राजा बनता है। लुई 16वें फ्रांस का राजा बनता है 1774 में। उसके बाद जब वो राजा बनता है तो उसका जो सरकारी खजाना था वो बिल्कुल खाली हो चुका था और प्राचीन राजतंत्र में जो राजतंत्र जो फैला हुआ था समाज में, उसका गहरा असंतोष फैलता जा रहा था। उसके बाद 1789 में देखो ये इसमें क्या हुआ था, इसमें जैन रोल का आह्वान हुआ। नेशनल असेंबली का गठन किया गया 1789 में। उसके बाद बास्टिल पर हमला हुआ और किसानों का विद्रोह चलता रहा। उसके बाद 1791 में देखो क्या हुआ, सम्राट की जो शक्तियां थी उस पर अंकुश लगाने पर सभी पुरुषों और मूलभूत अधिकार प्राप्त करने के लिए संविधान को बनाया गया। उसके बाद 1792 और 93 में देखो क्या हुआ, 1792 और 93 में इसमें क्या हुआ देखो, फ्रांस गणराज्य बनता जा रहा था। उसके बाद सिर काटकर राजा को मार दिया गया। जैकोबिन गणराज्य का पतन, फ्रांस पर डीएसटी का शासन चला। फिर 1804 में देखो क्या हुआ, 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है। कब बनता है वो, 1804 में नेपोलियन ये 1804 में फ्रांस का सम्राट बनता है। उसके बाद यूरोप के विशाल भूभाग पर पूरा कब्जा कर लेता है। जो नेपोलियन बोनापार्ट जो 1804 में फ्रांस का राजा बनता है
पूरा शासन उसी के हाथ में आ जाता है। उसके बाद देखो आप, इसमें कुछ राजनीतिक प्रतीकों को प्रतीक मानने के लिए कुछ चिन्ह दिए हुए हैं, उसको आपकी बुक में देखना आप। जिसे टूटी हुई जंजीर, टूटी हुई जंजीर, टूटी हुई जो जंजीर आती है ना हाथ में बांधने की, उसका मतलब क्या होता है? टूटी हुई जंजीर। तो इसमें दे रखा है कि दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था। तो इससे अपन को क्या पता चलता है कि जो दास, जो गुलाम थे, उनको बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था। टूटी हुई हथकड़ी उनकी आजादी का प्रतीक था। फिर जब वो टूटी हुई हथकड़ी, जब उनको प्रतीक बनाया गया, तो इसका मतलब था जो जब हथकड़ी टूट गई तो इसका मतलब है दास क्या हो गया? मुक्त हो गया। उसके बाद छड़ों का बर्छीदार गट्ठर, अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है। जैसे आपने पहले भी कहा होगा कि अकेली लकड़ी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन अगर उसका गट्ठर बना ले तो उसको कोई नहीं तोड़ सकता। पर पूरे गट्ठर को नहीं, एकता पर बल दिया गया। ये जो टूटी हुई मतलब जो छड़ों का जो गट्ठर है, उससे ये बताया गया है कि अकेली छड़ को तो कोई भी तोड़ सकता है, पर जो छड़ों का जो गट्ठर बना रहता है उसको नहीं तोड़ा जा सकता। इसका मतलब एक ही सारांश निकलता है कि एकता में बल होता है। उसके बाद त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंख, इसका मतलब क्या होता है? सौदर्शी आंख ज्ञान का प्रतीक है। सौदर्शी जो आंख होती है वो ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को भी मिटा देती है। उसके बाद देखो, लाल फ्राइजियन टोपी, एक टोपी का नाम है लाल फ्राइजियन टोपी। दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहने जाने वाली टोपी। जब दास मुक्त हो जाते थे तो उनको एक टोपी पहनाई जाती थी, उसका नाम था लाल फ्राइजियन टोपी। उसके बाद नीला, सफेद और लाल ये फ्रांस के राष्ट्रीय रंग थे। कौन कौन सा? नीला, सफेद और लाल, ये फ्रांस के राष्ट्रीय रंग थे। इसी के रूप में ये जो क्रांति की शुरुआत हुई, किस किस का इसमें राज आया, इसके बारे में अपने देखा। और ये कुछ महत्वपूर्ण जो तिथियां थी इसके बारे में मैंने बताया, आप अपनी बुक में एक बार देख लेना। और जो इसमें जो होमवर्क है इसको एक बार पढ़ना है आपको। धन्यवाद।